नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पिछली वीडियो में यानी कि आज से पीछे की 3 वीडियो में मैंने आपको मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पटवारी वाला भर्ती निकला है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा, जिसमें आपको पता है कि आपके दूसरे वाले जो पेपर है जनरल अवेयरनेस का, उसमें कई सारे आपके सब्जेक्ट है, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट है और जहां से आपके अलग अलग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मैथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें आपकी आ रही तो उसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा, जिसमें मैं आपके लिए 35 क्वेश्चंस लेके आ रहा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसी तरीके से 35 क्वेश्चंस करके डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा आपके पास इतने सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसी तरीके से इन चीजों को पढ़ते रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज का डाउट होता है या कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम उन चीजों को देखें और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर सके। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या पूछ रहा कि 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा फिजिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो साइंस आने वाली वो आपका मैट्रिक लेवल यानी कि क्लास 10 तक की आने वाली है, तो वहां से सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है। अब आपको पता है 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटे को आप जानते होंगे, एक आपने फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा जिसमें हम जानते हैं कि जो शक्ति होती है या फिर जो पी होता है पावर, वो क्या होता है W अपान टी होता है। W का मतलब क्या होता है कार्य और T का मतलब समय, और जब P क्या है आपको शक्ति, आपने कभी ये पढ़ा होगा, मैं इनके बारे में बता रहा। तो शक्ति क्या होता है, तो याद रखिए इसका जो मात्रक होता है वो आपका वॉट होता है, जो W होता है वो आपका जूल होता है, और कह सकता हूं कि जो T होता है वो आपका सेकेंड होता है। ये इसके मात्रक हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा, हमसे वही जूल वाला पूछ रहा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P और मल्टीप्लाई T। अब ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे क्या है वॉट, और ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई सेकेंड। यानी कि अब यही चीजें आपको दी गई है, वॉट में कितने 1 किलोवाट, 1 किलो का मतलब 1000, यानी कि 1000 वॉट हो जाता है, 1000 वॉट और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सेकेंड कितने घंटे बोल रहा है, तो आपको पता है घंटे में कितने सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीजें ध्यान देनी है, 3600 सेकेंड हो गया और यहाँ पे 1000 वॉट हो गया। अब आपको पता है W का मात्रक जूल, यानी वॉट इंटू सेकेंड आपका क्या होता है, जूल होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब हम वॉट और सेकेंड को हटा के क्या लिख देंगे, जूल लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और इसके पीछे आपकी टोटल 5 जीरो हो जाते हैं, और पीछे क्या हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड लिखो या फिर जूल लिखो, ये आपको दोनों एक ही है। अब आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, और पीछे क्या लिखूं अब मैं जूल। क्यों, क्योंकि वॉट इंटू सेकेंड आपको मैं जूल बता ही दिया। क्यों, क्योंकि जो इसका मात्रक W का होता है उसको मैं इसकी जगह लिख सकता हूं। तो आपको ध्यान देना, अब यहाँ पे आप इसको और पॉइंट हटाना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, और ये क्या हो जाता है आपका जूल। तो आंसर अब आपको पता चल गया होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। एक और चीज आपको वॉट्स यहाँ किलोवाट से मतलब यहाँ पे शक्ति से पूछी जाती है। मैंने पहले बता रखा है कि एक अश्व शक्ति बराबर, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होते हैं, तो आपको ध्यान देना है 4746 वॉट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला कि जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब ये आपका फिजिक्स का क्लास 9 का कह सकता हूं कि 4th चैप्टर है, जिसमें आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। तो आप वहां पे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हो, जैसे स्थितिज ऊर्जा हुआ यानी स्टैटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हुआ, काइनेटिक एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने वहां पे कह सकता हूं कि जो आपने गतिज ऊर्जा का आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो आपको पता हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई mv², जहां पे m क्या है आपका मास, यानी कि m क्या है आपका द्रव्यमान यानी कि मास,
और v क्या होता है, तो याद रखिएगा v आपका वेग होता है, तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। तो v वेग हुआ, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस टाइम अब आपको दिख रहा होगा कि जो v की वैल्यू है वो आपका 1 है और मास की वैल्यू भी आपका 1 है। इस तरीके से आप इसको मान लीजिएगा। बाद में क्या कह रहा, बाद में आपसे ये कह रहा कि यहाँ पे जो वेग है वो क्या कर दिया जाता है, सेकेंड, ये केस नंबर फर्स्ट है, याद रखिएगा। और ये जब हम केस नंबर सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि m तो सेम का सेम ही है, बट यहाँ पे भी जो है वो क्या हो जाता है, 2 भी हो जाता है। तो बताइए कि क्या चेंज आता है। तो याद रखिएगा जब 2 भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जब रखूंगा, दोबारा से मैं काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने की कोशिश करूं, जहां पे मास क्या है आपका सेम है, और भी की जगह हमें क्या रखना है, 2 भी, और आपको दिख रहा होगा इसका स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी गतिज ऊर्जा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा m, और 2 भी का स्क्वायर 4 भी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हम इसको काटेंगे नहीं, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि हमें वो चीजें यहाँ पे पुट करनी है। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1/2, और फिर मैं इसको क्या लिखने जा रहा, m भी स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में करके ये जो 4 था इसको मैं आगे ले लेता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हाफ m भी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली थी और ये बाद वाली है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आगे 4 है, इसको 4 लिख लेता हूं, ब्रैकेट में मैं इस वाले को लिख लेता हूं, इसको मैं स्मॉल ई से दिखा दे रहा है, इसको कैपिटल ई से, तो ये क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका के ई हो जाता है इस तरीके से, यानी जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी होती है वो 4 गुना पहले वाली की हो जाती है। तो ये इस तरीके से आंसर आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये सारे कह सकता हूं साइंस के सबसे टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका पूरा करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिए किस तरीके से ये मैंने किया, अगर आपको जब इतना करना नहीं पड़ेगा, आप केवल वहां पे जब देख रहे हैं कि वेग कितना है 2 गुना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका भी का स्क्वायर 4 गुना। अगर मैं बात करूं कि अगर मास को 2 गुना कर दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 को आगे कर लेंगे तो सेम का सेम यानी 2 गुना। अगर वेग को देगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मास को देगा तो सेम का सेम रहेगा, यानी कि बस उसको डिजिट को हम आगे बता। जैसे मैं बोलूं कि अगर इस कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान बढ़ करके कितना 16 गुना हो जाता है, तो बताइए कि क्या काइनेटिक एनर्जी में कितना गुना चेंज आएगा, तो 16 गुना। अगर मैं बात करूं 15 गुना वेग हो जाता है, ये जो वेग है वो 15 गुना बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका 225। डायरेक्ट आपको आंसर इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि करते कैसे हैं, बाकी तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे समझ लेंगे। तो केवल स्क्वायर और ये चीजें आपको ध्यान देनी है, आपको इतना लंबा इस एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, ये भी आपके क्लास 9th में चीजें, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से ये पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा कि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य कैसा होगा। तो अब आपको कार्य के बारे में आपने सुना होगा क्या, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाए तो उसको हम कार्य कहते हैं, और उसको अलग अलग दिशाओं में हम करवाते हैं। तो याद रखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, एफ एस कॉस थीटा, जहां पे कह सकता हूं कि एफ क्या होता है, फोर्स होता है, और दूसरा क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन, और कॉस थीटा क्या है, कितने एंगल पे उसको खींचा जा रहा। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि जो लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक यहाँ पे वस्तु है और वस्तु को यहाँ ऊपर से बल लगाया जा रहा, यानी कि F बल लगाया जा रहा और इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा, ये 90 डिग्री का इस पे एंगल बना रहा। तो जो कॉस थीटा है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F मल्टीप्लाई S करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 0, तो कितना हो जाएगा 0 जूल, यानी किसी भी प्रकार का कार्य होने वाला नहीं है। तो जो आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा वो हो जाता है 0। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, तो आपको ध्यान देना है
पृथ्वी की सतह पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितना होती है, तो याद रखिएगा आपको होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यू यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ और चीजें मैं इसके बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बता दे रहा, जो आपसे क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे पूछा जाता है, अब ध्यान दीजिएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है, क्या फॉर्मूला होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। जहां पे जी क्या होता है, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा। और एक चीज और आपको ध्यान देनी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 7। इसके अलावा कह सकता हूं न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, ये आपका 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है, ये इसकी यूनिट होती है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। साथ में m क्या होता है, तो याद रखिएगा m मास होता है, और r क्या होता है, कह सकता हूं कि त्रिज्या होती है। अब जैसे इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका कह सकता हूं कि क्या होता है, आपकी जो अर्थ होती है उस पे गुरुत्वाकर्षण का, अरे सॉरी, ये स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पे क्या होगी। दो ही चीजें होती हैं, एक यहाँ पे होती है आपकी क्या कह सकता हूं कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो आपसे पूछता है कि भूमध्य रेखा पर जी का वैल्यू ज्यादा होगा कि ध्रुवों पर। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी कि रेडियस जब ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, जब रेडियस कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये बीच में भूमध्य रेखा पर जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे रेडियस कम हो गई है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान काफी ज्यादा कम होगा। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये जो जी की वैल्यू है ये बढ़ती चली जाएगी। सेम इसी तरीके से नीचे भी। तो यहां से आपको ध्यान देना है, पूछता है कि निम्न में से कहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा। ऑप्शन में आपका क्या दे देगा आपका कह सकता हूं कि भूमध्य रेखा। दूसरी चीज आपको कह सकता हूं कि उत्तरी ध्रुव, तीसरा दक्षिणी ध्रुव, और चौथा इनमें से चौथा जो ऑप्शन होगा कि बी और सी, यानी कि दोनों ऑप्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ध्रुव होता है यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण से इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया जी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकलता है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा। आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुना होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये आपने कभी पढ़ा होगा। तो करते क्या है, इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आर स्क्वायर अपान m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी की हमें यूनिट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, और रेडियस है तो यानी कि मीटर में होगा, और जब स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में m1 m2 यानी मास है, तो हम मास को किलोग्राम में करते हैं, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद हम इसको ऊपर ले जाएंगे, या फिर इसी पे आपको समझ में आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा जो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है, ये वैल्यू भी पूछी जाती है, ये मात्रक भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां से अब आपके साइंस कह सकता हूं कि जो आपके स्टैटिक जीके होते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1526 में। किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा काबुल से आया हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बाबर। तो बाबर, और साथ में भारत की दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ये आपको ध्यान देना है, इब्राहिम
लोदी था, इसके बीच ये युद्ध लड़ा गया। और कहाँ लड़ा गया? पानीपत। और पानीपत आपका कहाँ है? तो आपको याद होगा पानीपत आपका कहाँ होता है? तो ये आपका हरियाणा में होता है। यहीं पे ये युद्ध आपका लड़ा जाता है, जहां पे कह सकता हूं कौन जीतता है? तो आंसर हो जाएगा बाबर। और फिर भारत में आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1526, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दो और युद्ध होते हैं 1556 में, किसके किसके बीच? तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर वर्सेस हेमू। और याद रखिए इसको किसके नाम से जानते हैं? तो इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध का नाम से जानते हैं। तो पानीपत का सेकेंड युद्ध किसके कब हुआ था? 1556 में। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ, जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। तो याद रखिएगा ये 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। पानीपत के तीन युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध 1526, 1556 और 1761 किसके बीच हुआ था? ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान हो जाता है। और कह सकता हूं जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो वो आपका उत्तर प्रदेश होता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 23 करोड़ से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश हो गया, यानी यूपी हो गया। और अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो वो हो जाता है आपका क्या? राजस्थान। तो ये आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाता है 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को ये आरबीआई की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफी ज्यादा योगदान था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा कि बोला कि प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा जो आपका हीरा है वो सबसे ज्यादा आपका कठोर पदार्थ होता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। आर्टिकल 32 को इन्होंने इसको ऐड करवाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की थी, क्योंकि उसको भारतीय संविधान की आत्मा साथ में हृदय भी कहते हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट हैं उसको वो बचाने का हेल्प करता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या पूछ रहा कि एक है कौन सी संधि है? मैंने इसको बता रखा है, ये आपकी वृद्धि संधि है। ये आपकी क्या है? वृद्धि संधि। और कैसे पहचानना था? तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपको ऊपर डबल यानी कि बड़ा आपको दिखे, जैसे ए और ए, तो ए दिख रहा बड़ा है ना, तो वो इसका वृद्धि संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा 1 + 1 क्या होता है? एकैक। कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा अ, यहां से निकलेगा अ, ए, और मिला के क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ए। तो एकैक, तो ये आपको ध्यान देना है। एकैक कौन से संधि? वृद्धि संधि। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानेंद्रिय, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्रिय कौन सा समास है? तो इसका मतलब क्या होगा? जो अपनी इंद्रियों पर क्या करे? ज्ञान मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इस तरीके की चीजें, तो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे या फिर जिसकी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, ये चीजें, तो एक प्रकार से ये तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तत्पुरुष समास, क्योंकि द्वंद्व समास हो ही नहीं सकता। माता पिता और इस तरीके की जो चीजें होती है वो द्वंद्व में आती है। अव्ययी भाव में आपका उपसर्ग लगा होता है, प्रत्यय होता है। बहुव्रीहि में आपका तीसरा अर्थ निकलता है, इसमें से है कोई नहीं। तो आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट, जंगल में लगी आग के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका दावानल, दूसरा दहनल, तीसरा जठराग्नि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें जो जंगल में लगी आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। एक और क्वेश्चन यही भी बनता है कि पेट में लगी आग, यानी कि जो कह सकता हूं कि जो भूख होती है उसको बोल रहा कि पेट में लगी आग को के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं जठराग्नि। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? पेट में लगी जो आग होती है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जठराग्नि के नाम से जानते हैं। पेट में लगी आग। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी इसका जो आंसर सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसके बाद यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाई गई? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारत में
भारत में हिंदी को राजभाषा बनाई गई। एक और चीज, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया है। कौन से अनुसूची में? तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भारत को इसको ऐड किया गया। और याद रखिएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो जिसमें आपको याद रखना है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और मैथिली, संथाली, कोंकण, बोडो, डोंगरी, ये सारी लैंग्वेज है, जिसमें से मैंने आपको 10-15 बता दिए। बाकी उसका नाम याद नहीं रखना, बस आपको ध्यान देना है कि कब ये कौन सी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है। कब इसको भारत की राजभाषा बताई गई? 14 सितंबर 1949 को। साथ में ये किस अनुसूची में आती है ये भी आपको ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी दिन भारत में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? इसमें से कौन सा 2 अक्षरों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा जो छतरी छ है वो 2 से आपका बना है, तो इसको आपको याद रखना है। क और छाता छ इससे मिलके ये बना है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी क, त और म ये नहीं मिलके बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? पहला इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बोल रहा है कि लेट हिम डू दिस वर्क। तो कैसे बनाते हैं? तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो लेट, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हिज वर्क को आगे लेके आते हैं, तो लेट हिज वर्क, फिर लगाते हैं बी और फिर लगाते हैं थर्ड फॉर्म और फिर क्या हो जाता है? बाई हिम। तो क्या इसका कैसे बनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इसका जब लेट से आने वाले शब्द होते हैं तो उसके लिए रूल होता है लेट, फिर यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कह सकते हैं बी, फिर मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद कैसा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका जो कह सकता हूं कि सब बाई प्लस आपका सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान देना है, इसी पे ये बनता है। तो ये आपके लिए रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैसे बनेगा? लेट हिज वर्क बी डन बाई हिम। तो ये कहां पे ये सही है? तो आपको ध्यान देना है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा? ही सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोंट से पूछे जाने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो होता क्या है, मैं सबसे पहले डोंट के लिए बता दे रहा। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है? तो आपको याद रखना है ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है या हिडन होता है, तो वहां पे यू आगे छिपा हुआ है। तो इसमें जो प्रीपोजिशन लगाते हैं या फिर जो कंजक्शन लगाते हैं वो एज अ टू लगाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। एक तो हम लगाएंगे कैसे, पहली चीज जैसे मैं इसको 2 तरीके से बना सकता हूं। पहला मैं बता रहा ही, और दूसरा हम यहाँ पे एक तरीके से एडवाइस दे रहा कि अब शोर मत करो, तो एडवाइस दे रहा। तो एक तो एडवाइस से बनेगा, दूसरा क्या बनता है जैसे उसको मना कर रहा, तो मना करने को यहाँ पे हम लगाते हैं फॉरबेड। तो क्या हो जाएगा? ही फॉरबेड और फिर क्या? मी। यहाँ पे फॉरबेड मी और इसके बाद बस सिंपल सा लगाते हैं टू, इसके बाद पीछे का नोट कर देते हैं मेक अ नॉइज। तो ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। और दूसरा कैसे बनता है? एक प्रकार से एडवाइस दे रहा, तो ही एडवाइज्ड मी। तो क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड मी। और इसके बाद लगाते हैं जैसे टू लगता है ना, बट उससे पहले हम डोंट में नॉट लगाते हैं, नॉट टू मेक अ नॉइज। तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। कुछ दोनों में से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉरवर्ड वाला इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एडवाइस वाला खोजते हैं। तो नॉट टू कहां दिख रहा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। यहाँ पे सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा ये किससे है? आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है जितने भी आपके फेमस जो ओशन होते हैं, माउंटेन होते हैं, रिवर होती है, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन में आपके जो भी आएंगे उनके पहले क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? द गंगा इज सेक्रेड रिवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला द ट्रेन, यहाँ पे ब्रैकेट है, बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब आपको पता है कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, इसमें हम दो कैसे पढ़ते हैं? ट्रेन के आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले किस में बनाते हैं? तो आपको पता है हम सबसे पहले किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद बीच में लगाएंगे आपका बिफोर, यहाँ पे आपका बिफोर यूज होगा। इसके बाद किस में लगता है? तो आपको दिख जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये किस में? पास्ट इंडेफिनिट में।
तो दिख रहा होगा पीछे पास्ट इंडेफिनिट है, तो आगे क्या लगा देंगे, हैड और लेफ्ट यानी कि थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान देना है। यहां से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। इसके बाद 20 नंबर पे चलते हैं। क्या बोला कि ईच ऑफ द बॉयज डीड ड्यूटी वेल, बीच में क्या भरना है, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोनाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपने प्रोनाउन में ये चीजें पढ़ी होंगी, तो अब आपको क्या इसमें समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे दियर का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये जो बॉयज है यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे प्लूरल जैसी चीजें लगाएंगे जो कि दियर है, जबकि ये आपका गलत है। आपको ये चीजें ध्यान नहीं देनी है। ये क्या हो गया, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, इसके पीछे आने वाली चीजों से हमसे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो ईच क्या है, तो याद रखिएगा ईच आपका सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हिज लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिज भी लगा दीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिज। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन आपके हो गए। यहां से कह सकता हूं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा इनको। क्या बोला, भारत में औपनिवेशिक शिक्षा नीति की नींव किसने लिखी, यानी कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने का कार्य किसने किया था। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति था ब्रिटेन का, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। ये भारत में क्या करता है, अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने का काम करता है। कब ये लेके आता है ऐसा, तो 1835 में एक अधिनियम पास होता है, चार्टर एक्ट, उसके थ्रू ये इसको भारत में इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि उसको लगता था कि अगर हमें भारत में ज्यादा दिनों तक शासन करना है तो हम ब्रिटेन से सैनिकों को, अधिकारियों को नहीं लेके आ सकते। हम यहाँ पे भारत के लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे और उसमें से कुछ लोगों को लेके अपना काम करवाएंगे। तो इसको कौन करवाया, लॉर्ड मैकाले। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान की आत्मा, साथ में हृदय के भी नाम से जानते हैं। और एक और चीज कि ये क्या करता है, जो भारत के सिटीजन है यानी कि नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स सबको प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर कोई किसी का शोषण, हनन, ये सारी चीजें कर रहा तो हम उसके खिलाफ न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ऐसा अधिकार कौन देता है, तो ये देता है हमारा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32 किस चीज के लिए, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। और आर्टिकल 32 को मैंने अभी बताया क्या, कि इसको क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं, संविधान का हृदय बोलते हैं, संविधान का हृदय और साथ में आत्मा। तो याद रखिए हृदय एवं आत्मा किसको बोलते हैं, तो ये हो जाती है आपका आर्टिकल 32। ये आपको ध्यान देना, आर्टिकल से रिलेटेड ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा गंगा के बारे में आपको बता दे रहा। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। यहीं पे अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हिमाचल है तो उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखिएगा 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, एक होता है गंगोत्री ग्लेशियर, कौन सा, गंगोत्री, और दूसरा क्या होता है, सतोपंथ ग्लेशियर। आपको याद रखना है 2 ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर पाए जाए। यहां से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है, कहां से, तो याद रखिएगा कह सकता हूं कि आपकी गंगोत्री नदी निकलती है। कहां पे, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसकी नाम क्या होती है, भागीरथी नदी। तो ये कुछ इस तरीके से भागीरथी निकलती हुई आती है कुछ आगे, इतना ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, ये कौन सी नदी हो गई, तो आपको याद रखना है ये आपकी भागीरथी नदी हो जाती है, भागीरथी नदी। तो ये भागीरथी नदी हो गई। दूसरी एक और नदी आपकी निकल के आती है, कौन सी, तो आपको याद रखना है जो दूसरी नदी होती है उसका नाम होता है अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा। तो कौन सी नदी निकल के आती है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद याद रखिएगा एक नदी आती है जिसका इसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ये कौन सी नदी, अलकनंदा, अलकनंदा। इसके बाद कह सकता हूं एक नदी यहां से निकल के आती है जिसका नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका नाम होता है धौली गंगा। क्या होता है, धौली गंगा। इस तरीके से इधर से निकल के आएगी और यहीं पे एक जगह पाया जाता है अब जिसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। क्या, विष्णु प्रयाग। ये आपको ध्यान देना है, पंच प्रयाग से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बोला कि विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, धौली गंगा, धौली गंगा। ये आपको ध्यान देना है, धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। फिर इसके बाद होता क्या है, इसके बाद एक और नदी आती है, तो धौली गंगा आकर के किस में मिल गई, अलकनंदा में। एक और यहाँ पे नदी निकल के आती है जिसका नाम था क्या,
तो याद रखिएगा एक और नदी आपकी निकल के आती है जिसका नाम था नंदाकिनी। क्या नाम था? नंदाकिनी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो क्या नाम है? नंदाकिनी। और ये कहाँ मिलती है? तो आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार से वो विष्णु प्रयाग में मिलती है उसी प्रकार से ये जो नदी है वो आपका कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा ये जो जगह है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। मैं इससे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाता है। तो पहला क्या हो गया? पहला होगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद जो तीसरा आपका एक और नदी निकल के आती है, कौन सी वो नदी है? तो याद रखिएगा जो तीसरी नदी है उसका क्या नाम होता है? तो आपको याद रखना है उसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार नदी। और ये कहाँ मिलेगी? तो आपको ये भी नाम याद रखना है। कौन सा नाम है? तो ध्यान दीजिएगा इसका जो नाम होता है, पिंडार नदी कहाँ पे निकलती है? तो याद रख कहाँ पे मिलेगी अलकनंदा से? तो आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी? तो कौन सा हो जाएगा? पिंडार नदी। ये आपको ध्यान देना है। पिंडार नदी कहाँ मिलेगी? अलकनंदा में, कर्णप्रयाग में। तो ये आपको ध्यान देना। बस लास्ट एक और रिवर है उसके बारे में बता दे रहा, फिर ये आपकी बता देता हूँ कि कहाँ पे। तो याद रखिएगा एक और नदी आती है और वो कौन सी नदी होती है? तो आपको ध्यान देना है उसका नाम होता है मंदाकिनी रिवर। तो वो मंदाकिनी आएगी और यहाँ पे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग और इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी जगह हो गई? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग आपकी नदी आई और यहाँ से कौन सी? मंदाकिनी। तो ये आपकी मंदाकिनी रिवर आ गई और ये मिल जाती है रुद्र प्रयाग में। और ये वाला जो प्रयाग है इसका नाम है देव प्रयाग। याद रखिएगा देव प्रयाग। और जब ये देव प्रयाग में अलकनंदा की इतनी ये सारी चीजें आके मिल जाती हैं तो देव प्रयाग के आगे इसको भागीरथी और अलकनंदा ना कह के हम क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और याद रखिए मैदानी इलाकों में सबसे पहले ये कहाँ एंटर करती हैं गंगा जी? यानी कि गंगा कहाँ एंटर करती है? तो हरिद्वार में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं कि निम्न में से धौलीगंगा और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी का अलकनंदा में नंद प्रयाग। पिंडार नदी और अलकनंदा में अलकनंदा का कह सकता हूं कि कर्णप्रयाग। रुद्र प्रयाग में आपका मंदाकिनी अलकनंदा और देव प्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या होती है? गंगा का निर्माण करती है। अब इस तरीके से आंसर ये आपको समझ में आया कि गंगोत्री से ये होता है। दो प्रकार के ग्लेशियर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विष्णु प्रयाग कहाँ है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो धौली गंगा है और अलकनंदा है ये क्या है? यहाँ पे मिलती है तो विष्णु प्रयाग हो जाता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है यूपी में, साथ में यूपी प्लस जो आपका बिहार वाला इलाका है, यहाँ पे देश के 60% से ज्यादा चीनी की मिलें पाई जाती हैं। चीनी की मिलें सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों में पाई जाती हैं। तो जो मिलें होती हैं चीनी की जहां बनती है वो कहाँ है? 60% आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में। और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा चीनी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, 2025 के आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको माना गया? तो याद रखिएगा वो आपका है लापता लेडीज। और इसमें इसके जो एक्टर है वो कौन है? तो याद रखिए आमिर खान इसमें एक्टर थे। तो ये आपको ध्यान देना, आमिर खान। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार नया राष्ट्रीय खेल, जिस प्रकार से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये चीजें बार बार आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये सारे आपके पुरस्कार पहले से दिए जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से एक और पुरस्कार यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये कई सारे खिलाड़ियों को मिले हैं, जैसे कि आपके मनु भानकर, इनके बारे में आप जानते होंगे, मनु भानकर को ये मिला। इसके अलावा कह सकता हूं आपके जो सुनील छेत्री हैं इनको ये मिला। इसी तरीके से कई सारे लोगों को ये अवार्ड आपका 2025 में मिला। तो इनको आपको ध्यान देना है। तो ये कौन सा खेल अवार्ड इसमें ऐड हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनके जन्म दिवस पे, विवेकानंद के जन्म दिवस पे ये आपका मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो कह सकता हूं कि प्रवास दिवस, क्योंकि गांधी जी कह सकता हूं कि वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, पहली बार जब लौटे थे तो ये। तो इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 19 जनवरी 2026 को भारत का औपचारिक दौरा किया? तो याद रखिएगा कौन किया था? तो आपको याद रखना है कि अभी 19 जनवरी यानी कि कल से एक दिन पहले कौन भारत में आया था? तो याद रखिएगा जो आपका यूएई है
उसके राष्ट्रपति भारत में आपके आए थे। और इस कौन थे राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा क्या नाम है इनका, मोहम्मद बिन जायद। ये आपको ध्यान देना, मोहम्मद बिन जायद अल, काफी ज्यादा बड़ा नाम है, अल, और इसके बाद नहयान। तो ये आपको ध्यान देना, नहयान नाम है, इतना बड़ा मोहम्मद बिन जायद याद रखिएगा। बाकी आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना प्रतिशत अनुमानित किया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका 7.3% है। और एक चीज और, IMF की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। ये आपको ध्यान देना है, 1946 से ये अपना काम करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि ए सीधे उत्तर की ओर खड़ा है, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे खड़ा है और किधर, ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। बोला कि फिर, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि सामने खड़ा है। ये मैंने आपको दिशा बताया। क्या बोला कि फिर वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। जैसे यहाँ पे आगे की तरफ देख रहा था 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही घूमेगा। तो कहाँ घूमेगा 90 डिग्री का मतलब इधर घूम जाता है, यानी अब उसका फेस किधर हो गया, तो पूर्व की तरफ हो गया। फिर बोला 135 डिग्री किधर घूम जाता है, बोला कि फिर वो बाएं घूम जाता है। अब इस तरीके से ये खड़ा है, तो इसका दायां ये वाला हो गया, बायां कौन सा, ये वाला, यानी कि ऊपर क्लॉकवाइज इसका बायां और ये वाला नीचे क्लॉकवाइज दायां। तो 135 डिग्री यानी 90 जाएगा तो जिधर खड़ा था स्टार्टिंग में वही हो गया, और 135 का मतलब 90 ये और 45 इधर, यानी कि कुछ इस तरीके से ये घूम जाता है। तो 145 डिग्री, यानी कि अब ये किधर खड़ा है, तो आपको पता है कि उत्तर दिशा में खड़ा था, अब ये उत्तर पश्चिम में हो गया। अब क्या बोला, फिर सीधे उसी के पीछे की ओर घूम जाता है, यानी इधर के वो मुंह करके खड़ा था, किधर, उत्तर पश्चिम। तो बोल रहा कि उत्तर पश्चिम की तरफ खड़ा था, अब उसी का क्या करता है, उल्टा घूम जाता है। तो किधर हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा घूम जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका नीचे की तरफ घूम जाएगा, यानी कि इसका उल्टा घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, आपका ये नीचे की तरफ घूमा, यानी कि दक्षिण हो गया। और यहाँ पे आपका पूर्व नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पश्चिम नहीं, आपका क्या हो जाएगा, पूर्व, क्योंकि ये इसका पूर्व वाला साइड था। तो आंसर ये वाला हो जाता है। इसको आपको ध्यान देना है। कैसे मैंने बताया उसको आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला, सिंपल सा है, बोला कि कैट इज इक्वल टू 3120, यानी कि 3 क्या है, सी की वैल्यू है, ई क्या है आपकी, ई 1 है, और टी जो है वो आपका 20 पे आता है। सेम इसी तरीके से डी जो है 4 पे आता है, ओ कितने पे, 15 पे, और जी कितने पे, 7 पे। बैट की पूछ रहा, बी आता है आपका सेकंड पे, तो सेकंड हो गया, 1 हो गया, टी कितने 20 पे, तो 2120। तो कहाँ हो गया, 2120, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि रो में बी सी के दाई की तरफ, बी सी के दाई ओर बैठा है। जैसे बी इधर, बी ये हो गया, तो इसका अब जैसे बी ये है, तो इसका दाया कौन सा हो गया, इधर वाला, इस तरीके, इधर का जो होगा ये इसका बायां हो जाएगा, सॉरी ये इसका दायां हो गया और ये इसका बायां हो गया, यानी इधर आएगा तो बायां और इधर जाएगा तो दायां। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये आपका बायां हो गया और ये इसका दायां हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला, बी सी के दाईं ओर, यानी कि बी जो है सी के दाईं ओर, यानी कि बी क्या है, दाईं ओर है, किसके, सी के, तो सी कहां होगा, इधर होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बोला, ई डी के बाईं ओर है, यानी कि डी क्या है, ई डी के बाईं ओर है, बायां किधर है, इधर ही है। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ई है और ये आपका डी है। क्या बोला, ए बी और डी के बीच नहीं है, यानी कि जो ए है वो कहां पे है, बी और डी के बीच में नहीं है। तो यानी कि जो डी और बी के बीच में ए यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या बोला, कौन सबसे दाईं ओर बैठा है, तो याद रखिएगा ए को या तो इधर होगा या तो इस साइड होगा, ठीक है, या तो फिर आपको उधर होगा। तो हमसे क्या पूछा, बाईं ओर कौन बैठा है, तो याद रखिएगा जो सी है वो आपका इसमें नहीं दिया है। तो याद रखिए जो ए है, ए इस साइड बैठा है, यानी कि हमसे बायां ओर पूछ रहा, क्योंकि डी तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, डी आपका दाईं ओर हो गया, ई बीच में ही है तो ये भी नहीं होगा, बी भी आपका बीच में है, तो बचा कौन, ए। तो ए क्या हो जाएगा आपका
बाईं ओर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला सरकार ने सभी सार्वजनिक पार्कों में क्या किया, सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। इसमें से सही अनुमान क्या होगा कि सरकार ने क्या सोच के ऐसा किया? क्या सभी लोग पार्क में सुरक्षित महसूस करेंगे? पार्कों में अपराध नहीं होंगे? केवल शहर के पार्कों में ही कैमरा लगेंगे, जो कि गलत है। पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पर्यावरण में सुधार आएगा, जो कि ये भी गलत है। पार्कों में अपराध नहीं होंगे। याद रखिएगा, सभी लोग पार्क में क्या करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या आपसे इसमें पूछ रहा, तो याद रखिएगा, बोल रहा कि यक्ष ने कहा कि वाई, क्या बोलता है यक्ष कि वाई जो है वो मेरे पिता के छोटे भाई, यानी कि जैसे यक्ष है तो इसके जो पिता होंगे, यानी कि क्या कहता है कि यक्ष ने कहा कि वाई जो है, कोई लड़का मान लीजिए वाई है, बोला कि ये मेरे पिता के छोटे भाई, यानी कि छोटा भाई कौन सा हो जाए यहाँ पे, छोटा भाई, तो ये छोटा भाई जो किस एक्स का क्या लगेगा, तो याद रखिएगा छोटा भाई इसके चाचा लगेंगे। इसके अलावा बोला कि छोटे भाई की पत्नी, यानी कि कह सकता हूं कि पत्नी मतलब इनकी छोटे भाई की पत्नी क्या होंगी, इनकी चाची लगेंगी। इसके अलावा क्या बोला, चाची की बहन है, यानी कि ये इनकी जो मतलब इसकी क्या लगेंगी, चाची, और इनकी बहन कौन है, तो याद रखिएगा वाई, तो वाई उनकी क्या लगेंगी, तो याद रखिए मौसी लगेंगी, क्योंकि चाची की जो बहन है वो एक तरीके से मौसी लगती है, तो ये हो गया मौसी, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से काफी ज्यादा, अब मैंने आपसे बोला था ना कि 3-4 क्लास होने के बाद आपके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़ा बढ़ा दिए जाएंगे। तो आज आपको यहाँ पे मैथ में यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ में मैंने साइंस का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, जो कि आपके डेली क्वेश्चन से काफी ज्यादा उसका लेवल ज्यादा था। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके लेवल को क्वेश्चंस के बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिए, अभी यहाँ पे आपका टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने जो थॉट्स हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।